यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में ट्रेड करते हैं, मगर सडनली प्राइस इस रेंज के बाहर रेसिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है। इस रेसिस्टेंस लेवल पर जितने भी बायर्स ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, सारे बायर्स इस लेवल पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक क्लियर ब्रेकआउट है। मगर अगले ही कैंडल में प्राइस एक बड़ी रेड कैंडल बनाती है और रेंज के अंदर क्लोज करती है और नीचे की तरफ एक बड़ा मूव करती है, जिससे सभी बायर्स को लॉस हो जाता है। इसे हम फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं और यहाँ पर सारे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। पर सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ है। जब हमें क्लियर ब्रेकआउट दिखा तो मार्केट ऊपर की ओर मूव होनी चाहिए थी, पर ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ? और कैसे पता करें कि ब्रेकआउट फेल होगी या ये एक रियल ब्रेकआउट है? क्या किसी ब्रेकआउट से पहले ये बताया जा सकता है कि ब्रेकआउट फेल होगा या एक सही ब्रेकआउट है? जी हाँ, ये पहले ही बताया जा सकता है। अगर किसी भी ब्रेकआउट से पहले ही आप पता लगाना चाहते हैं कि ब्रेकआउट फेल होगी या एक रियल ब्रेकआउट है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप कभी भी फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होंगे और आप ब्रेकआउट होने से पहले ही पता लगा पाएंगे कि ब्रेकआउट होने वाली है। इस वीडियो को मैंने मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें, जब भी रियल ब्रेकआउट होती है तो क्यों होती है। दूसरा, फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है। तीसरा, फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं, उसके कुछ प्रो टिप्स जिसे फॉलो करने से आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सबसे पहला, हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल ब्रेकआउट। यहाँ पर बायर्स प्राइस को हायर लेवल पर पुश करते हैं, मगर इस लेवल पर सेलर्स की एंट्री होती है और प्राइस को लोअर लेवल पर पुश करते हैं। यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बायर्स प्राइस को फिर से हायर लेवल पर पुश करते हैं और प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई पर पॉज लेती है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और फ्रेश सेलर्स की एंट्री होती है और सेलर्स फिर से प्राइस को लोअर लेवल पर पुश करते हैं, मगर सेलर्स प्रीवियस स्विंग लो तक पुश करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस लेवल पर बाइंग प्रेशर ज्यादा होती है और फ्रेश बायर्स की एंट्री होती है और एक हायर लो का फॉर्मेशन करते हैं और बायर्स फिर से प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, जिससे प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल तक पहुंचती है, मगर बायर्स इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। क्योंकि प्राइस रेसिस्टेंस लेवल पर है, इसलिए सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे पुश करते हैं और फिर से एक हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए बायर्स प्राइस को रेसिस्टेंस लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट ने हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। जब भी सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश किया है, सेलर्स प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करने में फेल हुए हैं और बायर्स प्राइस को प्रीवियस लो के ऊपर से ही पुश करते हुए हायर लो का फॉर्मेशन किया है, जो कि बायर्स की स्ट्रेंथ को शो करते हैं। यहाँ पर प्राइस रेसिस्टेंस एरिया के पास कंसोलिडेट करने लगते हैं और छोटी छोटी कैंडल बनाती है और इस रेसिस्टेंस एरिया के पास जितने भी सेलर्स शॉर्ट पोजीशन बनाए बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर होती है। आपको पता है कि रेसिस्टेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पोटेंशियल सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं और अगर रेसिस्टेंस एरिया के पास प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, फिर सेलर्स कहाँ गए हैं? सेलर्स प्राइस को नीचे पुश क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका 3 कारण हो सकता है। फर्स्ट, रेसिस्टेंस एरिया के पास सेलर्स है ही नहीं, मतलब जितने भी सेलर्स यहाँ पर थे उन सभी ने अपना पोजीशन से एग्जिट कर चुका है। सेकंड, सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने में इंटरेस्टेड नहीं है। या थर्ड, बायर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण प्राइस को नीचे पुश करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर प्राइस ने हायर लो का फॉर्मेशन किया है, जो कि बायर्स की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है और इस एरिया पर जब प्राइस कंसोलिडेट करती है तो इंडिकेट करती है कि बायर्स ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं और सेलर्स प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पा रहे हैं या सेलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इससे हमें पता लग चुका है कि प्राइस बहुत ही जल्द इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने वाली है और जो कि रियल ब्रेकआउट होगी, क्योंकि हमें पहले से ही सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है और प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। फिर प्राइस फाइनली इस लेवल को ब्रेक कर देती है और यहाँ पर सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और क्योंकि प्राइस ने इस इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है, इसलिए यहाँ पर और भी नए बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और एक अच्छे मोमेंटम को कैप्चर करते हैं। आप इस कंसोलिडेशन एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी रियल ब्रेकआउट का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होने से पहले ही पता लग चुका था कि बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेलर्स से, क्योंकि हमें हायर लो का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दिया है यहाँ पर और प्राइस रेसिस्टेंस एरिया के पास छोटी छोटी कैंडल बना रही थी और बायर्स ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बना रहे थे और सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे पता लग चुका था कि ये एक रियल ब्रेकआउट होने वाली है। चलिए अब फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी
होती है ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट 100 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर बायर्स प्राइस को पुश करके हायर लेवल पर 250 के लेवल पर ले जाते हैं, मगर इस लेवल पर सेलर्स की एंट्री होती है और सेलर्स प्राइस को पुश करके प्रीवियस स्विंग लो तक ले जाते हैं, यानी कि फिर से 100 के लेवल पर लेकर जाते हैं। मगर इस लेवल पर बाइंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बायर्स फिर से प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, मगर इस बार बायर्स प्राइस को 250 लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर 260 पर एक कैंडल क्लोज करती है। यहाँ पर 250 के लेवल्स पर जो भी रिटेल बायर्स वेट कर रहे थे इस लेवल का ब्रेक होने की, जब भी ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है सभी रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करते हैं और इस रेसिस्टेंस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। अगली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और इस रेसिस्टेंस के नीचे क्लोज करती है, जिससे सभी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। फिर मार्केट डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए दिखाई देती है। यहाँ ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था। चलिए इस फेक ब्रेकआउट के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ पर बायर्स बॉटम पर 100 रुपीज पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री किया था और 100 से 250 तक इस ट्रेंड को कैप्चर किया। यहाँ पर बायर्स को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है, तो बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे? रेसिस्टेंस के पास, जहाँ आप और हम ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया के पास बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर कम हो जाती है और क्योंकि प्राइस रेसिस्टेंस एरिया के पास है इसलिए यहाँ पर फ्रेश सेलर्स की एंट्री होती है, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाती है। यहाँ पर रियल ब्रेकआउट तब होगी जब बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा होगी, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया हो कि इस लेवल पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, जिसके वजह से प्राइस इस रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने के बाद भी नेक्स्ट कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनाती है और फिर नीचे की ओर एक स्ट्रॉन्ग मूव देती है, जिससे सारे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होने का मेन कारण था कि इस लेवल पर बायर्स ने नया पोजीशन नहीं बनाई, बल्कि बायर्स ने अपना पोजीशन से एग्जिट किया है, जिससे बाइंग प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि बायर्स को ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। आपको हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखनी है, जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं आपको हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ये देखना है कि मार्केट ब्रेकआउट देने से पहले कितने पॉइंट का मूव दिया है। अगर मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है और ब्रेकआउट कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग प्रेशर नहीं होगी और वहीं पर अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है या रेसिस्टेंस एरिया के पास समय बिताती है तो ज्यादातर समय ये एक रियल ब्रेकआउट होगी, क्योंकि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा से ज्यादा न्यू पोजीशन बन रही है। जनरली ब्रेकआउट फेल होने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट में मेन क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है मार्केट मैनिपुलेशन। इसका मतलब यह है कि मार्केट मेकर्स यानी कि FII और DII द्वारा किया गया फॉल्स ब्रेकआउट है। FII और DII को पता होती है कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर इस रेसिस्टेंस एरिया के ऊपर एक कैंडल क्लोज करते ही एंट्री करेंगे और इस रेसिस्टेंस एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इसलिए वो प्राइस को रेसिस्टेंस के थोड़ा ऊपर पुश करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर पाए और फिर प्राइस को नीचे ले जाते हैं और सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ये सबसे पहला रीजन है फॉल्स ब्रेकआउट होने का। दूसरा, ट्रेंड एग्जॉस्टेड। यहाँ पर मार्केट इस लेवल से इस रेसिस्टेंस एरिया तक मूव किया है, ऑलरेडी 100 से 250 तक मूव किया है। पॉसिबली ट्रेंड यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुका है और यहाँ पर जितने भी बायर्स ने पोजीशन बनाई थी सबने प्रॉफिट बुकिंग किया है, जिसके वजह से ट्रेंड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आपको हमेशा ट्रेंड के स्टार्ट में एंट्री करनी चाहिए ताकि आप एक बड़े मूव को कैप्चर कर पाओ और फॉल्स ब्रेकआउट से बच पाए। तीसरा, लो क्वालिटी एंट्री। आपने सिंपली मार्केट में एंट्री लिया है और क्योंकि आपने देखा है कि मार्केट ने रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है पर आपने एंट्री करने से पहले दूसरे कंपोनेंट को कंसीडर नहीं किया है, जैसे कि मार्केट ब्रेकआउट से पहले की लेवल्स पर कंसोलिडेट किया है या नहीं, या ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने कितने बड़े मूव दिया है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। आपने बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को नहीं समझा है और ऐसे में आप भी फॉल्स ब्रेकआउट में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास मार्केट के बारे में पर्याप्त नॉलेज नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि इन 3 रीजंस के अलावा और भी कुछ रीजंस होते हैं फॉल्स ब्रेकआउट होने के, फिर आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वो कौन से रीजंस है। कुछ प्रो टिप्स फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए। प्रो टिप 1, पैराबोलिक मूव के पीछे नहीं रहना चाहिए। पैराबोलिक मूव का मतलब होता है जहां प्राइस बिना किसी रिट्रेसमेंट के मूव किया हो और बिना कोई बेस बनाए हुए ऊपर मूव होते ही जाते हैं। हमें ऐसे मूव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी प्राइस नीचे जाती है तो बहुत फास्ट मूव होती है, क्योंकि मार्केट कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया है या कोई बेस नहीं बनाया है जहां पर प्राइस को होल्ड कर
कर सके, जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर पाए, और ऐसे मूव में आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी कोई प्लेस नहीं मिलती है। प्रो टिप 2, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय आपको हमेशा एक रेंज बनानी चाहिए, ना कि एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन। चलिए इसे समझते हैं। सपोज पहली बार मार्केट 100 रुपीज के लेवल पर आकर एक पुल बैक लेती है और दूसरी बार 120 पर, सो 100 से 120 आपके लिए एक रेंज बन जाएगी। आपको हमेशा आपके रेंज में सबसे ऊपर वाली लाइन को एज ए रेसिस्टेंट कंसिडर करनी चाहिए। प्रो टिप 3, अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है तो जब आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो आपको निफ्टी में एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक एश्योरेंस है कि अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट देती है और बुल्स या बियर्स ट्रैप हो रहे हैं तो आप ट्रेड में नहीं होंगे, आप सेफर साइड में होंगे। कोई बात नहीं अगर आप ट्रेड में थोड़ा सा लेट एंटर करते हैं, मगर आप हमेशा सेफर साइड में होंगे और मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।